हाँ, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में स्वागत है। जैसा कि आज का जो हम लोग का चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है। नाम क्या है? संघवाद। यकीन मानिए बड़ा मजा आएगा। ठीक है, एकदम पूरा देखिए तो इतना है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो बिना किसी वक्त गवाए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में जो कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, उससे पहले चैप्टर का मतलब जान लेते हैं कि संघवाद मतलब क्या होता है। ठीक है, आखिर संघवाद किसको कहते हैं? देखिए, जब वैसा शासन व्यवस्था यानी कि जब कोई ऐसा शासन होता है जिसमें केंद्र सरकार भी हो और राज्य सरकार भी हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। संघवाद वैसा शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार होती है। एक से ज्यादा स्तर कहने का मतलब यहाँ केंद्र सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है। क्लियर हुई ना? अब एग्जांपल देते भारत को ले लीजिए। भारत एक शासन वाला देश है। संघीय शासन मतलब यानी यहाँ संघवाद का बात कर रहा हूं। देखिए, यहाँ पे राज्य सरकार नहीं, जैसे झारखंड में राज्य सरकार है, बिहार में राज्य सरकार है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है? केंद्र सरकार। पूरा देश में जिसका शासन होता है तो केंद्र सरकार, और राज्य में कोई शासन करे तो राज्य सरकार। क्लियर हो रही है ना बात? तो ये मेरा संघवाद का मतलब। लेकिन अब सवाल उठता है क्या हर देश में ऐसा ही होता होगा? क्या हर देश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार होता होगा? आंसर होता नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संघवाद बहुत सारा देश में संघवाद जैसा होता है, संघीय शासन व्यवस्था होता है। बहुत सारा देश में एकात्मक होता है। एकात्मक नाम से क्या पता चला? एकात्मक, एक मतलब क्या? एक शासन व्यवस्था जहाँ पे कोई राज्य सरकार नहीं होता है, कोई भी राज्य सरकार नहीं होता, सिर्फ होता क्या? तो डायरेक्टली पूरा का पूरा देश में एक ही होता है, वो केंद्र सरकार होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, फ्रांस को ले लीजिए, आप जापान को ले लीजिए। ठीक है, इस तरह का देश एकात्मक होता है। अब संघीय शासन वाला देश भारत हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, इस तरह का देश है संघात्मक शासन। ठीक है, क्लियर हो रही? संघात्मक और एकात्मक का मतलब। अब देखिए हम लोग जाहिर सी बात है, हम भारत में रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो भारत के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो शासन व्यवस्था भारत में संघीय व्यवस्था का विशेषता क्या है? आखिर क्या क्या है विशेषता? वैसे समझने से पहले हाँ, एक बार बुक अपना जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि और बेहतर तरीका समझ में आ जाए। याद रखिएगा, जो बात करेंगे सारा का सारा यही ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं और ध्यान मत रखिएगा। नहीं, वैसे भी 10 में ज्यादा उत्सुकता होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, तो बात क्या है कि इसका विशेषता क्या होता है? किसका? संघीय शासन व्यवस्था का विशेषता क्या होता है? पहला विशेषता, इसमें 2 से अधिक सरकार होती है, जैसे केंद्र सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है। ठीक, पहला विशेषता 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। दूसरा बात इसमें जो भी नागरिक होता है ना, मतलब जो भी सरकार होती है एक ही नागरिक पे शासन करते हैं। जैसे मान लीजिए ना, हम लोग झारखंड में रहते हैं ना, तो हम लोग पे केंद्र सरकार भी शासन करती है, राज्य सरकार भी करती है। ठीक है, दोनों सरकार शासन करते हैं, लेकिन नागरिक हम लोग एक ही ना है, हम लोग तो एक ही है। तो ये हो गया दूसरा विशेषता। क्या? नागरिक पे अलग अलग स्तर के सरकार एक ही नागरिक पे यानी एक ही लोगों पे क्या 2 या 2 से अधिक स्तर के सरकार आपका शासन करते हैं। ठीक, दूसरा विशेषता हो गया। तीसरा, यहाँ पे ना जो न्यायपालिका होता है ना, न्यायपालिका होता है वो अलग होता है, यानी कि न्यायपालिका कैटेगरी हटा दिया। यानी कि ऐसा समझ लीजिए ना, न्यायपालिका देखेगा कि कोई नेता ज्यादा होशियार नहीं बन रहा, उन लोग ज्यादा चुट्टागिरी नहीं कर रहा। चुट्टागिरी समझ में आ रहा? ज्यादा आतंकवादी गिरी इस तरह का। ठीक, तो इस तरह का सारा कौन देखते? न्यायपालिका। ठीक, 3 हुआ। चौथा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अपना अलग अलग शक्ति होता है। यहाँ पे राज्य सरकार का पास भी शक्ति होता है, केंद्र सरकार का पास भी शक्ति होता है। इसको हम थोड़ा देर में फिर समझेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे होता है। ठीक, तो ये सारा का सारा क्या है? विशेषता है संघवाद का या संघीय शासन व्यवस्था का। क्लियर हो रही है ना? ठीक, अब थोड़ा सा ना भारत के बारे में और डीप जानेंगे। ठीक है, समझते हैं। अभी बोल रहे थे क्या ना, कि अभी बोल रहे थे कि राज्य का भी अपना शक्ति होता है और केंद्र का भी अपना शक्ति होता है। देखिए भारत में ना कि जो शक्ति बांटा गया है ना, तो उसको अपना एक अलग सूची भी तैयार कर दिया। मान लीजिए एक लिस्ट तैयार कर दिया। अब लिस्ट में बता दिया क्या केंद्र सरकार का पास इतना पावर है, राज्य सरकार का पास इतना पावर है।
तो जो केंद्र सरकार के पास जो भी पावर होता है ना, उस संघ सूची में लिखा हुआ है। जैसे मुद्रा बनाने का हो गया, संचार हो गया, आपका विदेशी संबंध हो गया, ये सारा का सारा आता है संघ सूची में। ठीक है, संघ सूची में केंद्र सरकार का पावर दिखाता है। राज्य का तो नाम समझ में आया, राज्य सूची पता है, ऐसे का मतलब ऊपर में जो लिखा हुआ है नीचे है। राज्य सूची में आपका पुलिस हो गया, कृषि हो गया, इस तरह का काम किस में आता है, व्यापार हो गया, राज्य सूची में आता है। ठीक है, समवर्ती सूची उसको कहते हैं जिसमें दोनों के पास हक होता है। संघ केंद्र सरकार का पास भी हक होता है कानून बनाने का, राज्य सरकार का पास भी हक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। जैसे विवाह हो गया, शिक्षा हो गया, इस तरह का चीज क्या कहते हैं हम लोग, समवर्ती सूची। क्लियर हो रही है ना बात। वैसे एक बात और बता देते हैं, देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि केंद्र सरकार राज्य सरकार में आपस में थोड़ा मतभेद हो जाता है। मतभेद कहने का मतलब ना थोड़ा विवाद हो गया कि नहीं नियम ऐसे होना चाहिए, राज्य सरकार बोल रहा नहीं नियम ऐसा होना चाहिए, केंद्र सरकार बोल रहा नहीं ऐसा होना चाहिए। जब कभी इस तरह का विवाद होता है दोनों में, तो क्या होता है ना, जो केंद्र सरकार जो डिसीजन लेता है ना, उसी को राज्य सरकार को मानना पड़ता है। याद रखिएगा, टकराव पे केंद्र सरकार का ही बात मानना पड़ता है राज्य सरकार को। क्लियर हो रही है? तो ये सारी बातें थी आपका पावर को लेके। ठीक, अब थोड़ा इसमें और बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जब अपना भारत को देखते हैं तो कितना आसानी से लगता है ना, कितना इतना सारा विभिन्नता है, लेकिन फिर भी हम लोग एकता है। यानी कि यहाँ पे अलग अलग धर्म का लोग भी हैं, भाषा बोलने वाले लोग भी हैं। ठीक है, सब बहुत लोग कुछ अलग है यहाँ पे, लेकिन हम लोग को लगता है कितना आराम से चल जाता है ना, कितना आराम से संघ व्यवस्था चल जाता है। लेकिन इसका पीछे का जो इतिहास रहा है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई अपना देश में संघीय व्यवस्था को चलाने को लेके। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जब देश आज़ाद हुए थे ना, जब देश आज़ाद हुई थी तो बहुत सारे लोगों का मांग था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, या फिर ठीक है नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। किसको? हिंदी को। बहुत लोगों का कहना था कि हिंदुस्तानी को बनाना चाहिए भाषा। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाइएगा कि हिंदी और हिंदुस्तानी में क्या अंतर है। तो हिंदुस्तानी भाषा जो बनता है ना, वो हिंदी और उर्दू को मिल के बनता है हिंदुस्तानी भाषा। हिंदी तो अपना ही लैंग्वेज है। बहुत लोग का मानना था नहीं खाली उर्दू होना चाहिए, बहुत लोग का मानना था कि इंग्लिश होना चाहिए। इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिला कब? आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद देखने को मिला ये सब प्रॉब्लम। ठीक है, देश में। लेकिन इसका भी उपाय क्या लगाया गया? इसका उपाय ये लगाया गया कि देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं होगा, देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं होगा, यानी कि देश में राष्ट्रभाषा ना होकर राजकीय भाषा होगा। जैसे हम लोग दक्षिण भारत में अगर जाएंगे, मान के चलिए तमिलनाडु में जा रहा है, ठीक है, तो तमिल भाषा हो गया। ठीक, इस तरह का बात है। कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक, नेशनल लैंग्वेज याद रखिएगा, हम लोग का देश का नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, राष्ट्रभाषा। ठीक, क्लियर हो रही? और देखिए एक और बात कर लेते हैं। गठबंधन सरकार का नाम सुने? गठबंधन सरकार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गठबंधन सरकार किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक राजनीतिक पार्टी आपस में मिलकर सरकार बनाती है। जब दो या दो से अधिक पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी आपस में मिलके सरकार बनाती है, तो उसको क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। याद रखिएगा इस बात को। ठीक, तो इतना आसान नहीं होता है संघीय शासन को चलाने को लेकर, बस यही कहना था। अब लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। ठीक है, समझते हैं। एक शब्द है विकेंद्रीकरण। ठीक है, आप बुक पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि भारत में विकेंद्रीकरण। ठीक, याद से बुक जरूर पढ़िएगा। ठीक, भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण किसको कहते हैं? जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो भी शक्ति होता है, जो भी पावर होता है, उसको कोई स्थानीय सरकार में दे दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। अगेन रिपीट करें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो पावर होता है उसको स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं, या फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं। अगर हम लोग गांव में जाएंगे तो हम लोग सुने ना, मुखिया है, ग्राम सभा है, पंचायत है, इस तरह का नाम सुने भी होंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर आप शहर में रहते होंगे तो आप नगर निगम का नाम सुने होंगे। ठीक है, जैसे धनबाद नगर निगम हो गया, रांची नगर निगम हो गया। ठीक, अब देखिए होता क्या है, केंद्र सरकार के पास भी पावर है, राज्य सरकार का भी पास पावर है। अब वो लोग क्या किया ना, अब वो लोग तो सभी जगह नहीं देखते जाएगा, हर जगह का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा। इसलिए क्या किया ना, जो भी पावर है ना उसको में से कुछ दे दिया स्थानीय सरकार को, कि जिला में भी कुछ ऐसा लोग रहेगा या फिर ऐसा शासन व्यवस्था रहेगा जो जिला स्तर में देखेगा,
पूरा राज्य में, पूरा जिला को देखेगा, ठीक है। या फिर गांव हो गया, गांव में देखेगा, गांव का तो नाम सुन बैठे होंगे, पंचायत का नाम, ठीक है, मुखिया का नाम। इस तरह का शक्ति को क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो शक्ति होता है वो स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है। स्थानीय मतलब क्या, कोई स्थान का बात कर रहा है, चाहे वो ग्राम हो, चाहे मतलब गांव हो, या फिर आप ले सकते हैं कोई वार्ड हो गया, जैसे यहाँ पे वार्ड है झरिया में, ठीक। अब फिर अब धनबाद को देखा जाए तो पूरा का पूरा धनबाद नगर निगम हो गया। इस तरह का इसको स्थानीय सरकार कहते हैं। अब किया क्या, अब सवाल उठता है आखिर क्या करेगा, उसको फायदा क्या है। तो देखिए इसमें ना जो स्थानीय जो लोग होता है ना, उसका सत्ता में भागीदार हो जाता है। पहला बात, सत्ता में वो लोग भी इंक्लूड हो जाता है, भागीदार हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ का जो आम जनता लोग है वही बहुत सारा सॉल्यूशन निकाल लेता है अपना प्रॉब्लम, ठीक। दो हुआ। तीसरा, इसमें जो सरकार होती है ना, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उसको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इससे। स्थानीय लोग, अच्छा देखिए हमको प्रॉब्लम, अगर मेरा कोई प्रॉब्लम होगा, मेरा से बेहतर कौन समझेगा, सेम टू सेम उसी तरह से कोई स्थानीय का जो लोग होगा उसका जो भी प्रॉब्लम होगा उससे बेहतर कौन समझेगा। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का दिक्कत है, बिजली का दिक्कत है, ठीक है, तो यहाँ का लोग समझ रहा है सबसे ज़्यादा कि कोई दूसरा जगह का आके यहाँ समझेगा। तो इस तरह प्रॉब्लम को भी इससे कम किया जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स उसमें ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।